तो राधे राधे साथियों, और ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। कौन से महीना? फेब्रवरी मंथ। फेब्रवरी मंथ का ये हमारा जो फर्स्ट वाला वीक है, उसमें हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जिसमें हम 1 से लेकर 4 फरवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज कवर करेंगे। यहाँ के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करें। तो देखो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं। इसमें पूछ रहे हैं अभी आई स्पोर्ट नाम से एक पोर्टल को अभी लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? तो सेबी ने इसको लॉन्च किया है। आई स्पोर्ट का फुल फॉर्म भी होता है इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस। मतलब भाई सेबी करता क्या है? जो शेयर मार्केट होता है उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो अगर वहां पे कोई टेक्निकल ग्लिच आता है तो उसकी आप यहां पे रिपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप शेयर मार्केट पे काम कर रहे हो किसी एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे कि बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, जेरोदा हो गया, एंजनवेल हो गया। अब उसमें आप काम कर रहे हो और उसमें हैंग हो गई आपकी एप्लीकेशन, कुछ ग्लिच आ गया, प्रॉब्लम आ गई, एरर आ गया, तो यहां पे आप रिपोर्ट करो। तो उसके लिए ये पोर्टल है। ठीक है, सेबी याद रखना। वैसे आप जानते हो सेबी के भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? माधवी बुचे पहली महिला अध्यक्ष है। मुंबई में मुख्यालय मिलेगा आपको। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, अभी किस भारतीय को नासा के एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुना गया है? सही उत्तर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। और शुभांशु शुक्ला का नाम आपने कहां पढ़ा था? गगनयान मिशन में। गगनयान मिशन ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसमें हम अंतरिक्ष में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को ऊपर भेजेंगे, लेकिन चुना अभी 4 को गया है। 4 कौन कौन है? 3 तो ग्रुप कैप्टन है प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप, और एक है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। लेकिन इस प्रश्न में हम बात करें नासा का जो एक्सियोम मिशन है उसके लिए इनको चुना गया है एज अ पायलट, जिसमें इस एक्सियोम मिशन में क्या करेंगे? ये स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उसके ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को लेकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। एज अ पायलट के रूप में यहाँ पे ये काम करेंगे। और आप कह सकते हो इस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले वो पहले भारतीय बनेंगे। वे भारत में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बिलोंग करते हैं। और ये एक्सियोम मिशन 14 दिनों का मिशन है। ये जो मिशन है फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। ठीक है, जो काम की बात थी वो यही थी, मैंने आपको बता दिया। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर देखो, फिर अगले में पूछ रहे आईबीए यानी कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, भारतीय बैंक संघ, तो इसने बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स की अभी घोषणा की। उसमें किस बैंक ने लगातार दूसरी बार 7 कैटेगरी में पुरस्कार जीते? तो आंसर हो जाएगा सिटी यूनियन बैंक। तो अभी 20वें वार्षिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी सम्मेलन एक्सपो और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में। किसने किया? भारतीय बैंक संघ ने। और यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सभी 7 श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न क्या था? लगातार दूसरे साल। तो कर्नाटक जो बैंक है, पर हमारा यहाँ पे जो प्रश्न है वो क्या है? लगातार दूसरे साल 7 कैटेगरी में किसने पुरस्कार जीते? तो आंसर हो जाएगा सिटी यूनियन बैंक। इस बार 7 श्रेणियों में पुरस्कार 2 बैंकों ने जीते, सिटी यूनियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। लेकिन लगातार दूसरे साल की बात कर रहे हैं, इसलिए आंसर सिटी यूनियन बैंक है। जबकि कर्नाटक बैंक ने इस बार 6 श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की बात करें, स्थापना होती 1946 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, हेड है एम वेंकट राव। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर हो जाएगा टाटा स्टील। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, जब हम हाइड्रोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाएंगे, उसे हमें ट्रांसपोर्ट करने की बारी आती है, तो उसके लिए जो यहाँ पे कंटेनर बनाया जाएगा या पाइप आप बोल दो, वो किसने बनाया है? टाटा स्टील ने बनाया है। और पहली बार बनाया है, इसलिए हमने कहा टाटा स्टील ये भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने हाइड्रोजन परिवहन के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई हाइड्रोजन स्टील पाइप्स को बनाया है, जिसमें हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट आप जरूर याद रखना, हमारा जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक हर साल कम से कम 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन हमको करना है। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ना, ये कब शुरू हुआ था? ये पॉइंट आप जरूर याद रखना, 4 जनवरी 2023 को। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, वैसे टाटा स्टील की बात हुई थी, इसकी स्टैटिक देख लो। स्थापना होती है 1907 में, मुंबई में मुख्यालय है, एमडी सीओ टीवी नरेंद्रन है। अब देखते हैं अगला। फिर अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी स्वीकृत राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की अवधि क्या है? तो आंसर हो जाएगा 7 साल है। यहाँ पे बात कर रहे हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की, और अभी भारत सरकार ने इस मिशन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य क्या है इस मिशन का? भारत के भीतर इन खनिजों यानी कि मिनरल्स की खोज को प्रोत्साहित करना
और भारतीय कंपनियों को देश के बाहर खनिज ब्लॉक हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि देश को महत्वपूर्ण जो खनिज है, मिनरल्स है, उसमें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और अभी 29 जनवरी 2025 को ही इस खनिज मिशन को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए कितना खर्चा होगा? 34,300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कितने सालों में, कितने साल का ये मिशन रखा है? 7 सालों के लिए, 2024-25 से 2030-31 तक। इसके लिए नोडल मंत्रालय है, केंद्रीय खान मंत्रालय है, जिसके मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। और इसमें कितने महत्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ये प्रश्न भी बन सकता है, तो 30 आंसर होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 10वां विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन अभी कहां पर हुआ? तो आंसर हो जाएगा गोवा में। 10th नंबर का ये साइंस फेस्टिवल है, साइंस फिल्म फेस्टिवल है, जो कि हुआ अभी कहां पे? गोवा में हुआ है। गोवा के कैपिटल पणजी में हुआ ये। इसका उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया है। और इस बार की थीम क्या है? हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। आप जानते हो भारतीय हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए इस बार की इसकी थीम हरित क्रांति रखी है। आप जानते हो MS स्वामीनाथन का नाम पढ़ा था हमने पहले, 2024 में पिछले साल भारत रत्न इनको मिला था। ठीक है, तो याद रखना ये 10वां भारत का विज्ञान फिल्म महोत्सव है, जो गोवा में हुआ। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया? तो ये हुआ है यूनाइटेड अरब अमीरात में। ये पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन है। ठीक है, याद रखेंगे आप, कहां पे हुआ? यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में हुआ है। इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? हमारे जो विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी, वो यहाँ पे चीफ गेस्ट थे। और रायसीना से आपको याद आएगा रायसीना की पहाड़ियां, जिसके किनारे पे राष्ट्रपति भवन है हमारा। और एक रायसीना डायलॉग होता है, ये भारत में होता है। पिछले साल 2024 में जो इसका नवा संस्करण था, उसमें चीफ गेस्ट वाला प्रश्न हमने पढ़ा था। चीफ गेस्ट कौन थे उसमें? तो ग्रीस के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, वो तो नवा संस्करण हो गया, वो हम रायसीना डायलॉग की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, ये पहली बार हुआ है रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन हुआ है अबू धाबी में, ये जरूर ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी सोनम लोसार त्योहार ये कहां पे, किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? ये पूछ रहे समुदाय के द्वारा। तो तमांग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा त्योहार है? तो सोनम लोसार फेस्टिवल है। कहां पे? तो ये नेपाल में मनाया जाता है। वैसे तो भारत में भी कई इलाकों में, जैसे कि सिक्किम में हो गया, दार्जिलिंग क्षेत्र में, यहाँ पे मनाया जाता है सोनम लोसार महोत्सव। किसके द्वारा? तमांग समुदाय के द्वारा। इतना आप याद रखिएगा। और वैसे इसी से संबंधित एक और फेस्टिवल मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था। एक है लोसार फेस्टिवल। ये भारत में तो देखोगे तो आप लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में आयोजित होता है। ये तिब्बती कैलेंडर का नव वर्ष आप कह सकते हो, लोसार होता है फेस्टिवल। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको बता दिए, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर देखो अगला प्रश्न बुक से है। इंडियन रेनेसांस मोदी डिकेड नाम की बुक को अभी लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने ही इस बुक को लॉन्च किया है। और इस बुक को डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने एडिटेड किया है या लिखा है, आप कह सकते हो। इस किताब में 27 प्रतिष्ठित लेखकों के लेख शामिल है। मतलब 27 लेखकों की पुस्तकों से कुछ कुछ पार्ट लिए और जोड़ करके ये एक नई बुक बना दी, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, किसने? ऐश्वर्या पंडित ने। और इसको लॉन्च कर दिया अमित शाह ने। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा? तो याद रखेंगे आप, भारत इसकी मेजबानी करेगा। मार्च में होगा ये, 3 से लेकर 7 मार्च तक ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक होगी, भारत में होगी, जिसमें सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आयोजन कौन कर रहा है? युवा मामले और खेल मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। और थीम क्या रहेगी? सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। अच्छा, आप ये जरूर याद रखना कि इस बार का जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो कहां पर होगा? ब्रिक्स बैठक इस बार की 2025 वाली कहां पर होगी? 17वां एडिशन होगा और उसे होस्ट करेगा ब्राजील। पिछले साल 2024 में होस्ट किया था रशिया ने, ये तो आपको पता ही होगा। और अभी 2-3 प्रश्न और याद रखने। एक तो पिछले साल 2024 में 4 नए देश इसमें शामिल हुए थे, यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया। सऊदी अरब ने तो मना कर दिया, कैंसिल कर दिया। और अर्जेंटीना स्टार्टिंग में मना कर चुका है।
और अभी 2025 में नवीनतम 10वां मेंबर बन गया है इंडोनेशिया, ये अच्छा प्रश्न बनता है। और अभी ब्रिक्स ग्रुप्स का नया पार्टनर स्टेट कौन सा बना था, तो नाइजीरिया बना था, ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अभी पॉलियो मृगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका तो उत्तर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। तो अभी बीसीसीआई ने 2025 के लिए अपने जो वार्षिक पुरस्कार होते हैं उनकी घोषणा कर दी है। बहुत सारे अवार्ड्स है वैसे तो, लेकिन कुछ 2-5 अवार्ड्स है जो मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसे कि एक तो ये हो गया पॉलियो मृगर अवार्ड, जो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर चुने जाते हैं उनको ये अवार्ड मिलता है, जो चुने गए हैं कौन, जसप्रीत बुमराह। अभी आप मुझे बताएंगे कि अभी जो आईसीसी अवार्ड्स की घोषणा हुई थी उसमें जसप्रीत बुमराह को 2 अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार मिले थे, या 2 अलग अलग कैटेगरी में इनको चुना गया था। तो वो कौन सी कैटेगरी है, कौन से वहां पे इनको सम्मान मिले हैं, ये आप बताएंगे। बाकी कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया सचिन तेंदुलकर को। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर इन वुमेन चुना गया स्मृति मंदाना। बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड रविचंद्रन अश्विन को मिला। और हाईएस्ट रन ओडीआई में, महिलाओं के ओडीआई में सबसे ज्यादा रन किसने प्राप्त की, स्मृति मंदाना। उसी तरह से महिलाओं के ओडीआई में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, दीप्ति शर्मा ने लिए। बेस्ट एम्पायर इन डोमेस्टिक क्रिकेट अक्षय तोत्रे रहे। ठीक है, तो सारी बातें हमने देख ली, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न भी अच्छा इंपॉर्टेंट है कि ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका नाइजर। तो अभी नाइजर देश ने ही, तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही घोषणा की है कि नाइजर ये अफ्रीकी क्षेत्र का पहला देश बन गया है जिसने आधिकारिक तौर पर ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म कर दिया है। ऑन्कोसेरसियासिस ये कौन सी बीमारी है, इसे रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं, और ये संक्रमण ब्लैक फ्लाई के काटने से होता है। ब्लैक फ्लाई ये बड़ा खतरनाक है और इसके लिए जिम्मेदार भी है, और इसके काटने से होता क्या है, अंधापन हो जाता है, इसीलिए इसको दूसरा नाम रिवर ब्लाइंडनेस भी कहा गया। ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, रिवर मतलब क्यों कहा, क्योंकि ये जो परजीवी आप कह सकते हो, या ये जो फ्लाई है ये उस रिवर के किनारे पाई जाती है। तो आप देखोगे अफ्रीका का तो ये पहला देश बन गया और विश्व का ये 5वां देश बन गया। उनसे पहले 4 कौन कौन से हैं इसको खत्म करने वाले, कोलंबिया, इक्वेडोर, ग्वाटेमाला और मेक्सिको, और अब 5वां बन गया है कौन सा, ऑन्कोसेरसियासिस। फिर अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में किस राज्य की उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। एक्चुअली में अभी आप देखोगे तो भारत से 4 नए स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। वो चारों स्थल कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो एक तो है झारखंड का ये उधवा झील, ठीक है, और ये झारखंड से पहली कोई साइट है जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से सिक्किम की भी पहली कोई साइट है जिसे रामसर सूची का दर्जा मिला है, यह है खेचे ओ पालरी वेटलैंड। और बाकी 2, एक झारखंड एक सिक्किम हो गया, बाकी दोनों के दोनों तमिलनाडु से हैं। सक्कराई कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य। और इस तरह से आप देखो कि भारत में अब टोटल कितने रामसर साइट्स हो गई है, तो 89 हो गई है। अभी तक 85 थी, अब 89 हो गई 4 जुड़ने के बाद। और इन 89 में से भी अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, कितने हैं, 20 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है 10 रामसर स्थलों के साथ में। और भारत का पहला जो रामसर स्थल था वो केवलादेव राष्ट्र उद्यान था जो राजस्थान में है, और जो हमारी सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है चिल्का लेक उड़ीसा में, इन दोनों को चुना गया था 1981 में। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछे कि अभी भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत इंटीग्रेट करने के लिए भी कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा स्वरेल। मतलब रेलवे के लिए अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग सुविधाओं के लिए अलग अलग एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अब क्या किया गया, जो भी अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग फैसिलिटी आपको मिलती है उन सबको कंबाइन करके एक नई एप्लीकेशन बना दी गई है, ताकि आपको अलग अलग एप्लीकेशन न जाना पड़े। तो इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, स्वरेल इसका नाम है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये भी याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि WHO ने ऑन्कोसेरसियासिस नियंत्रण कार्यक्रम को कब शुरू किया था, 1976 में। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे भी 2025-26 बजट में किस मंत्रालय को सबसे ज्यादा बजट आवंटन प्राप्त हुआ, तो आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय को। तो अभी निर्मला सीतारमण जी ने अभी बजट पेश किया 1 फरवरी को, और कितने रुपए का ये बजट है, तो
तो अभी हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 2025-26 के लिए बजट पेश किया और ये लगातार उनका 8वां बजट है। और इस बार के रिपब्लिक डे की थीम क्या है? सबका विकास। इससे होता क्या है, और प्रश्न हमारा क्या था कि सबसे ज्यादा किस मंत्रालय को बजट आवंटित किया गया? तो वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री को लगभग 19 लाख करोड़ रुपए। और ये पॉइंट आपको याद रखना ही है, 12 लाख रुपए तक की इनकम अब टैक्स फ्री हो चुकी है। और राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, ये जीडीपी का कितना प्रतिशत हमें लेकर के आना है? कम करना है, 4.4% तक लेकर के आना है। जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। और जो इनकम टैक्स स्लैब्स है वो ये रही आपके सामने, आप एक बार रीड कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भारतीय तटरक्षक बल दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो आप सभी को याद होगा 1 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना होती है 1 फरवरी 1977 में। किसकी सिफारिश पे? रुस्तम जी समिति की सिफारिश पे। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किसने डिजिटल ज्ञान भंडार धरोहर को लॉन्च किया है? तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? सेबी ने किया है। तो सिक्योरिटीज मार्केट, शेयर मार्केट के लिए डिजिटल ज्ञान भंडार है जिसका नाम धरोहर है। एक लाइन में अगर आपको समझाता हूँ पूरी बात, तो शेयर मार्केट का जो इतिहास रहा है, बहुत लंबा इतिहास रहा है हमारा, तो उससे संबंधित थी जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। एक तरह की एक वेबसाइट होगी, नाम धरोहर रखा है, तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अब देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं अभी, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीत लिया? तो शराची रार बंगाल टाइगर ने जीत लिया है। और इस बार ये इसका पुरुषों का अगर बात कर रहे हैं तो 6ठा एडिशन है, ठीक है। हमने जो लास्ट टाइम बात की थी महिलाओं का, वो पहला एडिशन था। उसको किसने जीता था अगर बात करें तो याद है क्या आपको? चलो आप बताओ, उसे किसने जीता था? जो महिलाओं वाला था उसे किसने जीता था? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। तो इस बार का ये हमारा जो पुरुषों का हॉकी इंडिया लीग है, ये कौन सा एडिशन है? 6ठा एडिशन हो गया। और जीता शराची रार बंगाल टाइगर है। पूछो यहाँ पे किसे हराया गया या कौन रनर अप रहा? तो हैदराबाद तूफान से यहाँ पे रनर अप रहे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ सारी बातें। अभी हम बात कर रहे हैं मेंस हॉकी इंडिया लीग की, 2025 में इसका ये 6ठा संस्करण है। भारत में ही हुआ, ये भारत में का बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में। और इसमें चैंपियन कौन रहा? रार बंगाल टाइगर। पहली बार जीता खिताब इन्होंने हराया है हैदराबाद तूफान को। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क प्रश्न रहेगा, ये तो पुरुषों की हमने बात कर रही, अभी महिलाओं का भी हॉकी इंडिया लीग हुआ था जो कि इसका पहला संस्करण था। उसको किसने जीता, किसे हराया, ये आप लोग बताइए। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 की थीम क्या है? कब मनाते हैं ये आप सभी जानते हो, 2 फरवरी को मनाते हैं, इसलिए थीम पूछ ली गई है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर्स। हिंदी में बोलोगे तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की सुरक्षा। और कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। और 2 फरवरी को अभी हमने देखा था, तो पहला जो रामसर कन्वेंशन हुआ था वो ईरान का जो शहर है रामसर, वहां पे हुआ था। कब? 2 फरवरी में, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में। तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे अभी प्रयागराज के महाकुंभ में अभी जो भगदड़ हुई थी उसमें कई लोग मारे गए थे। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समिति का गठन किया है, एक न्यायिक आयोग के। इसमें कौन प्रमुख शामिल हुए हैं या उसके अध्यक्ष हैं, किनकी अध्यक्षता में? तो हर्ष कुमार आपको आंसर करना है। तो भगदड़ की घटना की जांच करेंगे ये, और इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं हर्ष कुमार, उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन किया गया। तो ये जो आयोग बनाया, ये जो समिति बनाई, ये क्या काम करेगा? ये उन कारणों और परिस्थितियों की जांच करेगा जिनके कारण भगदड़ हुई है, और भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर से न हो तो क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं उसकी सिफारिश ये करेगा। किसकी अध्यक्षता में? हर्ष कुमार की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे एलन मस्क ने अभी डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया? तो वीजा के साथ समझौता किया है। मतलब जो आपके ट्विटर है जिसका नाम अब एक्स हो गया, तो उसमें जाकर के भी आप लोगों को पेमेंट कर पाओगे, जैसे कि आप फोन पे, पेटीएम वगैरह में करते हो, ठीक है। और अब तो शायद व्हाट्सएप पे भी आप करने लग गए हो, तो उसी तरह से आप कह सकते हो ट्विटर में इस तरह की हम पेमेंट करने वाली एक सुविधा डाल रहे हैं हम, मतलब एलन मस्क डाल रहे हैं, और उस सुविधा का नाम इन्होंने रखा है एक्स मनी। अच्छा, वैसे ट्विटर की वर्तमान में सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि विश्व पुस्तक मेला 2025 में फोकस देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा रशिया। यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बुक फेयर 2025 की, जो कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है। और इसका उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने
और आयोजन करता ही परेशान होगा। और आयोजन किसने किया? तो आयोजन करता है नेशनल बुक ट्रस्ट। थीम है रिपब्लिक एट द रेट 75। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अभी ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा बिहार बन गया है। तो ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मनोबल मिलेगा, उनका हौसला बढ़ेगा, जिन्होंने अभी तक कोई भी जिला या राज्य स्तरीय टूर्नामेंट नहीं खेला है। ऐसे खिलाड़ियों को यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाएगा, उससे हमें टैलेंट मिलेगा। अच्छा जो टैलेंट गांव में छुपा हुआ है वो हमें टैलेंट मिलेगा। तो बिहार ऐसा करने वाला कैसा ग्रामीण क्रिकेट लीग को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत जो रिटायर्ड जजेस है उनको तटस्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दी है? तो किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 224A। और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस है कौन है? संजीव खन्ना है। और अभी उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 224A के तहत मैं आपसे कह रहा हूं कि जो हाईकोर्ट है वो अपने यहाँ पर अस्थायी न्यायाधीशों को रख सकता है, और उन जो तटस्थ न्यायाधीश यानी कि एडिशनल जो जजेस है उनको क्या बोला गया इंग्लिश में? एडॉक जजेस। और ये क्यों नियुक्त किए जा रहे हैं? तो हाईकोर्ट में आपको बताया पेंडिंग केसेस बहुत सारे हैं। पेंडिंग केसेस का निपटान करने के लिए जो एडिशनल जो जजेस है उनको नियुक्त कर सकते हैं आर्टिकल 224A के तहत, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। जो भी हाईकोर्ट नियुक्त करना चाहते हैं वो बिल्कुल फ्री है। और इस तरह के कितने एडॉक जजेस नियुक्त कर सकते हैं? तो 2 से लेकर 5 तक डिपेंड करेगा पेंडिंग केसेस वहां पे कितने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भैया? 4 फरवरी को मनाया जाता है। और थीम भी है यूनाइटेड बाय यूनिक। तो कैंसर डे याद रखना, ये आपको याद होगा, वैसे 4 फरवरी को होता है लेकिन थीम याद रख लेना है ना। यूनाइटेड बाय यूनिक इसकी थीम है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी किसने दूसरा आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत ने जीत लिया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की, जो कहाँ पे हुआ याद रखना, मलेशिया में हुआ है। मलेशिया में जो बयूमास क्रिकेट ओवल स्टेडियम है कुआलालंपुर मलेशिया में, वहां पे इसका आयोजन हुआ। इस बार याद रखना ये इसका दूसरा संस्करण था। होस्ट किया था मलेशिया ने। चैंपियन रहा है भारत। भारत ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। हराया किसको? रनर अप रहा है साउथ अफ्रीका। आप कह रहे हो भारत ने दूसरी बार इसको जीता है और इसका ये दूसरा संस्करण है, मतलब पहला संस्करण कब कहाँ हुआ था, किसने जीता था, ये प्रश्न आ जाएगा। तो 2023 में हुआ था जिसका पहला संस्करण है, साउथ अफ्रीका में हुआ था, उसको भारत ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच वगैरह कौन रही ये भी याद रखना। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पूछेंगे तो कोंगाड़ी त्रिशा आंसर हो जाएगा। और हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लो आप कि जो अब जो 3rd एडिशन होगा कब? 2027 में होगा। वो कहाँ पे होगा? वो बांग्लादेश और नेपाल में संयुक्त रूप से इसका आयोजन करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस देश के माउंट तारानाकी पर्वत को एक कानूनी व्यक्तित्व के रूप में मान्यता दी गई है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने पहले भी ऐसा 2 बार कर चुका है। मैं आपको वही बता दूं, 2014 में जो उरेवेरा मूल वन है उनको कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दी थी। और ये पहला मौका होगा जब किसी प्राकृतिक स्थान को व्यक्ति का दर्जा दिया गया। इसके बाद 2017 में वांगानुई नदी को भी कानूनी व्यक्ति के रूप में दर्जा दिया गया। और आज हमने देखा जो पर्वत है कौन सा, तारानाकी मोंगा पर्वत, उसको भी इंसानों के रूप में मान्यता दी जाएगी। उसके पास इंसानों की तरह सब अधिकार होंगे, सब जिम्मेदारियां वो निभाएगा। एक्चुअली में ये जो माउंट तारानाकी है उसको पवित्र और स्थानीय माओरी लोगों का पूर्वज माना जाता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये किस देश के महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम में शामिल हुए? तो आंसर इसका हो जाएगा इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, वहां पे सनातन धर्म आलियम के महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम में वर्चुअली मोदी जी ने हिस्सा लिया है। और ये जो कार्यक्रम है ये इंडोनेशिया में एक मंदिर है, मुरुगन मंदिर, वहां पे इसका आयोजन हुआ। तो इतना सा आप ध्यान रखना। कौन सा कार्यक्रम है? महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम इंडोनेशिया में हुआ, मोदी जी ने हिस्सा लिया। फिर अगले में क्या पूछ रहे अभी किस राज्य ने मन मित्र नाम से एक चैटबॉट सुविधा शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने ये मन मित्र नाम से एक चैटबॉट फैसिलिटी शुरू की है। एक तरह से व्हाट्सएप चैटबॉट है ये, जिसका उद्देश्य है
व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाना, जनता से फीडबैक लेना और नागरिक सेवाओं को सुव्यवस्थित करना। तो मन मित्र नाम से एक चैटबॉट है, उसको शुरू किया किसने? आंध्र प्रदेश ने। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है विजया रहाटकर, उन्होंने किस पुस्तक का पहला संस्करण अभी लॉन्च कर दिया? तो आंसर हो जाएगा कर्मयोगिनी वीरांगना। एक्चुअली में ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, राष्ट्रीय महिला आयोग, अभी 31 जनवरी 2025 को अभी इसने अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया और इसकी थीम भी थी नारी तू नारायणी। और इसी मौके पर हमारी जो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है कौन? विजया रहाटकर, इन्होंने अपनी पुस्तक कर्म योगिनी वीरांगना का पहला संस्करण लॉन्च किया। ये जो बुक है ये अहिल्याबाई होलकर के साहस और नेतृत्व पर आधारित है, तो ये ध्यान में रखना। बाकी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो इसकी जो स्थापना है हमने कहा 31 जनवरी 1992 में होती है। 1990 के अधिनियम के तहत पहली अध्यक्ष कौन रही? जयंती पटनायक, और वर्तमान में है विजया रहाटकर। पिछले साल ये बनी थी, तो आप इनका नाम आपको जरूर याद होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक चहलकदमी करने का महिलाओं का नया रिकॉर्ड किसने बना दिया? तो ये बना दिया है सुनीता विलियम्स ने। तो भारतीय ओरिजिन, भारतीय मूल की नासा की एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम्स। और कितना समय तक का इन्होंने पूरा अभी तक इनके जीवन में कितने समय तक इन्होंने स्पेस वॉक किया? तो 62 आवर और 6 मिनट तक, और ये रिकॉर्ड है महिलाओं में इतने लंबे समय तक स्पेस वॉक का। किनके नाम है? सुनीता विलियम्स के नाम है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल ये कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा गुनेरी गांव बन गया है। तो गुजरात में जो कच्छ जिला है, कच्छ जिले में आता है ये गुनेरी गांव, और इसी में आपको मैंग्रोव, अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल आपको मिलेंगे, और इसी को अभी गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो ये इतना सा आपको लाइन में याद रखना है। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा बन गया? तो गुजरात का गुनेरी गांव। ठीक है, अगला देखते हैं। तो गाइज यहीं तक रखते हैं आज की हमारी क्लास। यहाँ पे हमने 1 से लेकर 4 फरवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया है। पॉइंट टू पॉइंट चीजें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसा कि आपको पता है मंथली हो गया, वीकली हो गया। पॉइंट टू पॉइंट चीजें जो कि एग्जाम रिलेवेंट होती है वो चीजें मैं आपको बताता हूँ। ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करते, डिस्क्राइब करने का काम डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हो जाता है हमारा। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं करा तो अभी तक। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये तो डेफिनेटली अभी तक आपने नहीं किया होगा। आप करेंगे तो अच्छा लगेगा, अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो। बाकी आज के लिए इतना ही। राधे राधे।